Hello everyone. I once again welcome you all to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है साइंस का उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, चलिए तो हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर. इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ सेपरेशन की टेक्निक्स बताई थी. तो आज हम उन्हीं प्यूरिफिकेशन मेथड्स को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, और उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस. क्लियर है? चलिए, सो क्या है ये टॉपिक हमारा? टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अलग अलग प्रकार के जो मिश्रण होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मिलावट है, उनको प्यूरिफाई कैसे किया जाए. प्योर चीजों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में. ठीक, चलिए. सो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है विनोइंग. ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत तरीका था. यहाँ पे क्या खेती बाड़ी में क्या होता है, जब हम अनाज हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ना, जब हम अनाज निकाल लेते हैं खेतों में से, तो उस अनाज में काफी सारा हस्क मिला होता है. हस्क मतलब जो हल्का जो भूसा वगैरह होता है वो मिला होता है चॉपिंग करने के बाद में. तो जब भी हवा चलती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा ऊंचाई से बरसा देते हैं, धीरे 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 छाजले वगैरह भर के बरसा देते हैं. तो इससे क्या होता है, जो भारी दाना होता है तो सीधा गिरता है एक ढेर के रूप में, और जो हस्क होता है वो हवा के साथ थोड़ा दूर जाकर के एक अलग ढेरी में गिर जाता है. तो ये तरीका कहलाता है विनोइंग. आने वाले स्लाइड्स में इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा कैसा होता है. आजकल तो थ्रेशर आ गए हैं, तो आजकल इसका यूज बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत पिछड़े आदिवासी इलाके वहां पे आज भी ये मेथड फॉलो किया जाता है. तो इट इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन. क्लियर? हस्क हल्का होता है. फिल्ट्रेशन, इसी को हम छानना बोलते हैं. ठीक है कि नहीं? क्या तो मान लीजिए कुछ लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज हैं जो कि इनसॉल्युबल है, उसमें घुलती नहीं है, तो हम उसको कपड़े से या फिल्टर पेपर के माध्यम से छान के अलग कर सकते हैं रेसिड्यू को. इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज को अलग करने के लिए लिक्विड में से, सॉल्यूशन में से यूज होता है फिल्ट्रेशन. तो हमारा जैसे नल का पानी आता है, उसमें अगर मिट्टी आ रही है तो हम क्या है, एक महीन कपड़े 2-3 परत उसकी बना करके उसमें से हम पानी को छान सकते हैं. क्लियर है? फिल्ट्रेशन, छानना. ठीक है. इसी प्रकार से हम जब चाय बना लेते हैं, तो चाय की पत्ती वगैरह होती है, अदरक वगैरह होती है, बनने के बाद में उसको हम छलनी से छानते हैं, ये भी फिल्ट्रेशन है. तो फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं, महीन जाली भी यूज कर सकते हैं, क्लॉथ का पीस भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, अगला हमारा है इवापोरेशन. ठीक है. इवापोरेशन होता है वाष्पीकरण. क्या करते हैं हम, इससे, इस मेथड से कोई भी सॉल्ट जो कि पानी में घुला हुआ है, तो उसमें से सॉल्ट को अलग करने का काम करते हैं, और पानी उड़ जाता है. ठीक है. या तो सूर्य की गर्मी से उड़ा दिया जाता है, या हम उबाल करके उड़ा सकते हैं. सो कहाँ यूज होता है ये? इट इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. पानी में यदि नमक घुला है और सॉल्ट को अलग करना है, तो हम यूज करते हैं इवेपोरेशन. तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय दिस मेथड. समुद्री जो पानी बहुत खारा होता है, उसके अंदर NaCl कॉमन सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में घुला होता है. तो बगल में जो फोटो देख रहे हैं आप, ये ऐसा ही. तो बहुत छोटी छोटी कम गहरी खाइयां सी बना देते हैं, क्यारियां सी बना देते हैं. इसमें समुद्री पानी को ट्रैप कर लिया जाता है. जब हाई टाइड, जब ज्वार आता है ना, समुद्री पानी इसमें फंस जाता है, और फिर दिन भर सूर्य की गर्मी के कारण वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, और फिर अंदर क्या रह जाता है, सफेद सफेद सॉल्ट रह जाता है. तो उसको निकाल निकाल करके किनारे पे ढेर लगा लिया जाता है, कट्टों में भर लेते हैं, फैक्ट्रीज में जाके उसको पीस करके, रिफाइन करके, प्योरीफाई करके, आयोडीन मिक्स करके पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है. ठीक है. इवेपोरेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं. और जल्दी से एक छोटी सी डिश में भी कैरी आउट करना हो, तो सॉल्टी वाटर को लेकर के हम एक डिश में, चाइना डिश में रख के उबाल सकते हैं. तब तक उबालेंगे जब तक पूरा पानी उड़ ना जाए, जल्दी से हो जाएगा तरीका. क्लियर? तो ये 3 तरीके थे हमारे, विनोइंग, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन. चलिए, तो ये देखिए क्या है, ये इवेपोरेशन मैंने बताया फास्ट करना है लैब में, तो कैसे करेंगे. एक डिश है, इवेपोरेटिंग डिश कहते हैं इसको. इसमें वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन है. ठीक है कि नहीं? क्या सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है. नीचे बंसन बर्नर से हमने इसको हीट करने लग दिया, तो पानी क्या इवेपोरेट हो जाएगा. जैसे सूर्य की गर्मी से हो रहा था, यहाँ पे हीट से हो जाएगा, जो नीचे से बर्नर के माध्यम से दे रहे हैं. और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा. समझ में आ गया? तो ये है इवेपोरेशन, ये है विनोइंग मेथड. तो खेत में ये क्या है, मिक्सचर पड़ा हुआ है अनाज और भूसे का, हस्क का. तो जब हवा चलती है तो ऊपर से इसको बरसाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ में अगर हवा इस ओर चल रही है, तो हस्क उड़ के दूर अलग ढेरी में गिर जाएगा, अनाज सीधा नीचे गिर जाएगा. डस्ट वगैरह भी, मिट्टी भी, धूल मिट्टी भी उड़ के दूर चली जाती है. तो ये तरीका क्या था, विनोइंग. तो क्या है, देखो, इट इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग. बहती हवा के कारण हल्के और भारी तत्वों को अलग करने के काम आता है. भारी चीजें डायरेक्टली नीचे ढेर के ऊपर गिर जाती है, हल्का हस्क उड़ के दूर चला जाता है. समझ में आ गया? सो सीड्स जो है ग्रेन के, उसको हस्क से अलग करने का काम करता है विनोइंग मेथड. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. ओके, अगला हमारा प्रक्रिया है डिस्टिलेशन. तो पहले इसका मतलब समझ लेंगे क्या होता है. डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये हम यूज करते हैं नॉर्मली ऐसे दो लिक्विड्स के लिए जो आपस में प्रॉपर तरीके से घुल मिल जाते हैं. ऐसे लिक्विड्स जो
इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, अलग अलग हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। ठीक है, एक जरूरी चीज ध्यान रखेंगे, मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी में हमने चीनी डाली, घुल जाती है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना सॉल्युबिलिटी कहलाता है, सॉल्युबल होना। लेकिन अगर लिक्विड में लिक्विड डालूं तो हम वहां सॉल्युबल यूज नहीं करते। मान लीजिए अगर हमने दूध डाला पानी के अंदर, अच्छे से घुल मिल जाता है, हमको दूध और पानी अलग अलग पहचान नहीं होती है, तो हम बोलेंगे मिल्क इज मिसिबल इन वाटर। समझ में आ गया? लिक्विड में लिक्विड का घुल मिल जाना प्रॉपर तरीके से, एक समान हो जाना, वो मिसिबल कहलाता है। और इमिसिबल मतलब अगर दो लिक्विड्स आपस में घुले मिले ना, अलग अलग परतें बना ले। मान लीजिए तेल है और तेल में पानी डालूंगा तो तेल तैर के ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, पानी भारी होता है, हम बोलेंगे ऑयल एंड वाटर इमिसिबल। तो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है डिस्टिलेशन। समझ में आ गया? ऐसे लिक्विड जिसको घोल दो तो आपस में इंटरमिक्स हो जाते, पता ही नहीं लगता कितने लिक्विड मिला दिए। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। समझ में आ गया? इन दिस प्रोसेस क्या करते हैं? इस प्रोसेस में सबसे पहले तो लिक्विड को बिल्कुल उबाल लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर लेते हैं, जिससे कि वेपर्स में बदल जाता है। ठीक है, अब वेपर्स में बदलेगा तो सिर्फ लिक्विड बदलेगा, उसमें कोई मिलावट होगी तो वहीं रह जाएगा। ठीक है, द वेपर्स आर अगेन कूल्ड, फिर वो वेपर जब उठेंगे उसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ट्यूब्स के माध्यम से, और उन वेपर को वापस ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके वापस वो लिक्विड में बदल जाएगा। इट इज कंडेंस्ड टू गेट बैक द प्योर लिक्विड। तो ये लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने का तरीका है। और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड अगर आपस में एक ही बर्तन में मिक्सअप हो गए हैं तो उसको भी हम क्या अलग अलग कर सकते हैं? डिस्टिलेशन से। ठीक है, सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो अलग अलग प्रकार का डिस्टिलेशन होता है। समझेंगे क्या चीज है। सबसे पहला है सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन हम वहां यूज करते हैं जहां पे जो दो मिसिबल या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर हो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स इफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री से ज्यादा का अगर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, मान लो एक 50 डिग्री पे बोलता है, एक 80 डिग्री पे बोलता है, और दोनों मिक्सअप हो गए आपस में, ठीक है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है 40 डिग्री के आसपास उबल जाता है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो 60 डिग्री का अंतर हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम नॉर्मली उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। लेकिन कई ऐसे मिश्रण भी होते हैं जहां पे लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत ही कम अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम अंतर। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक लिक्विड बॉईल हो रहा है, मान लीजिए एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 35 डिग्री और दूसरे का 30 है, तो जैसे ही 30 डिग्री वाला टेम्परेचर आएगा तो एक लिक्विड बॉईल होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, तो जो 35 वाला है उसके भी वेपर्स बनने लगेंगे थोड़े बहुत, तो दोनों का मिश्रण ही जाएगा, अलग हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल है जो पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, उस पेट्रोलियम के जो अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, हिस्से होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, पेट्रोलियम गैस, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, 20 डिग्री से भी कम का अंतर होता है, वहां हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। एक बड़ा सारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनको डायग्रामेटिकली हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्या होते हैं ये। चलिए, ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus है, सेटअप। ठीक है, हमने एक यहाँ छोटा सा फ्लास्क ले लिया, बॉइलिंग फ्लास्क। ठीक है, इसके साथ एक ट्यूब जुड़ी हुई आती है पहले से। इस ट्यूब के साथ हमने एक कंडेंसर जोड़ दिया जिसको हम बिग कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, इधर एक छोटा सा आउटलेट है और एक इधर इनलेट है। इनलेट में एक रबर के ट्यूब जोड़ करके हमने टैप वाटर जोड़ दिया, ठंडा ठंडा पानी आएगा ऐसे करके, और फिर चारों तरफ से सर्कुलेट होगा और फिर इधर से पानी बाहर चला जाएगा। इससे ट्यूब क्या होती है, ठंडी रहेगी। समझ में आ गया? चलिए, ये हमने नीचे बंसन बर्नर लगा रखा है जिससे कि हम क्या है, लिक्विड को बॉईल करके गर्म करेंगे। जैसे ही लिक्विड उबलने लगेगा, वेपर्स विल राइज अप, दे विल ट्रेवल थ्रू दिस ट्यूब, और जैसे ही वो इस ट्यूब में यहाँ से गुजरेंगे, ठंडा ठंडा पानी सर्कुलेट होगा, तो कम टेम्परेचर के कारण ठंडक के कारण वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक अलग से जार में वहां पे आ जाएगा, ये डिस्टिल्ड लिक्विड होगा। ये बिल्कुल प्योर है, कोई भी इम्प्योरिटी मिलावट है वो यहीं पड़ी रह जाएगी। तो एक तरह से लिक्विड को प्यूरिफाई करने का तरीका है। मान लीजिए यहाँ दो लिक्विड है, ए और बी, एक का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री, एक का 100 डिग्री। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, बॉईल करेंगे, तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ते 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 40 डिग्री पहुंचेगा, 40 डिग्री का तापमान पहले आएगा। तो 40 डिग्री, और हमने पढ़ा कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो जैसे ही लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, टेम्परेचर विल स्टक एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 पे अटक जाएगा, और जब तक पूरा लिक्विड वेपर बन के अलग नहीं आ जाएगा बाहर, तब तक 40 पे पड़ा रहेगा। एक बार सारा लिक्विड आ गया बाहर टपक के और यहाँ पे जमा हो गया, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना फिर चालू हो जाएगा। तो हम इंडिकेशन के लिए थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब तापमान दोबारा 40 से ऊपर होने लग गया,
तो फिर क्या करेंगे हम, इस जार को हटा देंगे, एक नया दूसरा जार लगा देंगे, ठीक है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा 40 का 50, 60, 70, 80 सपोज 100 तक पहुंच जाएगा, तो 100 पे पहुंचने के बाद में जो सेकंड लिक्विड था वो बॉयल होने लगेगा, वो बॉयल होने लगेगा तो उसके वेपर्स तेजी से बनेंगे और वो इस जार के अंदर एंटर करेंगे और फिर वो भी क्या धीरे धीरे कंडेंस होकर के दूसरे कंटेनर में, फ्लास्क में जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिक्विड्स को जो कि मिसिबल हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है, अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये था डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या है, जो डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटी, घुली हुई इंप्यूरिटीज है जो कि छान के अलग नहीं हो सकती, वो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन माध्यम से अलग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लिक्विड निकल के बाहर आएगा वेपर्स, और इंप्यूरिटी जो घुली मिली रहती है वो वहीं पड़ी रह जाएंगी। तो प्यूरिफिकेशन भी हो गया, सेपरेशन भी हो गया। ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो इसमें एपरेटस में एक छोटा सा डिफरेंस है खाली, ये वही फ्लास्क है, वैसा ही ट्यूब है, वैसा ही कंडेंसर है, ठीक है, ये भी वही बॉइलिंग फ्लास्क है, बर्नर भी वही है, बस एक फर्क है, देखो थर्मोमीटर लगा देना ना, एक फर्क है, इस फ्लास्क और इस ट्यूब के बीच में हम एक और चीज लगाते हैं, एक छोटा सा टावर लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर, और उसके अंदर छोटे छोटे राउंड पेबल्स, बीड्स, समझा, कि गोलियां कांच की रख देते हैं। अब इससे क्या होता है पता है, इधर से जो भी वेपर जाएंगे, पहले तो सीधा ट्यूब में से गुजर गया था जल्दी से, अब हमने क्या इतने सारे पेबल्स, कंकड़ डाल दिए इसके अंदर, तो इससे क्या सरफेस एरिया बढ़कर बाधा आ गई, वेपर जल्दी से नहीं जाएंगे, और जितना ज्यादा समय तक यहाँ वेपर्स को हम रोक के रखेंगे उतना ही जल्दी वेपर्स क्या है इसकी सतह से टकरा के कंडेंस होंगी। तो इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए एक लिक्विड ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट है 30 या 40 डिग्री, 30 और 40, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में देखो 20 डिग्री से कम का अंतर है। अब इनको अलग करना है, कैसे करेंगे, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान आ जाएगा, लिक्विड ए तो बॉयल होगा, उसके वेपर तो उठेंगे उठेंगे, थोड़े से बी के भी उठेंगे, दोनों का मिक्स, कोई 30 और 40 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई 40 वाला भी काफी हद तक तो गर्म हो ही चुका है ना 30 डिग्री तक, तो दोनों के वेपर्स मिक्स होकर आएंगे, तो मिलावटी वेपर्स ही आगे जाएंगे, मिलावटी लिक्विड यहाँ मिलेगा, तो अलग तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमको उनको अलग करना है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा लेंगे जिसमें कांच की गोलियां या पेबल्स कंकड़ होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए 30 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और 30 डिग्री पे एक लिक्विड ए इवेपोरेट होने लग गया, तो लिक्विड ए के वेपर्स तेजी से बनेंगे, ठीक है, जबकि लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है लेकिन 30 डिग्री पे उसके थोड़े बहुत तो बनेंगे, तो जैसे ही दोनों वेपर्स ऊपर उठेंगे तो लिक्विड बी जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है उसके वेपर्स इनसे टकरा करके वापस कंडेंस होकर के वापस टपक जाएंगे नीचे, और जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका आ चुका है उसके वेपर्स बहुत तेजी से ऊपर उठते जाएंगे, तो वो वेपर्स क्या थोड़े बहुत वो भी कंडेंस होंगे लेकिन ज्यादा तेजी से वही उठेंगे, बी के सारा कंडेंस हो जाएगा नीचे, और ए वाले वेपर्स ही बाहर ट्रेवल करके इस वाटर जैकेट के थ्रू पार जाएंगे और यहाँ से ठंडा होकर के कंडेंस होकर इसमें जमा हो जाएगा, समझ आ गया। और जब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टपकना बंद हो गया और टेम्परेचर जो है 30 के बाद में कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, तब तक तो इसको रखेंगे, और जैसे ही 30 से फिर टेम्परेचर ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा इसको तुरंत हटा करके दूसरा लगा देना है। तो इस प्रकार से दोनों लिक्विड्स हम अलग कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये एक एडिशनल चीज हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं पैक्ड विद ग्लास बीड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो नेक्स्ट ऊंचा थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो पहले टपक जाएगा नीचे और वो लास्ट में मिलेगा हमको अलग से। क्लियर, चलिए ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इमिसिबल लिक्विड्स को नहीं, मिसिबल लिक्विड जो मिल जाते घुल मिल जाते हैं उनको अलग करने के लिए यूज होता है डिस्टिलेशन। तो पहले उबाल करके बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट करना, वेपर को ठंडा करके वापस प्योर लिक्विड पाना, ये है डिस्टिलेशन। अगला हमारा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, हम चुंबकीय गुण का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के, तो नॉर्मली आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसमें चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। तो कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग ए मैग्नेट। एक पदार्थ मैग्नेटिक है, एक नॉन मैग्नेटिक है, तो अलग करने का तरीका क्या है, चुंबक को यूज कर लो मैग्नेट को। एग्जांपल है आयरन फाइलिंग्स, लोहे का चूर्ण है, लोहे के कण है और सल्फर में या रेत में मिल गए हैं। अब अलग कैसे करें हम, अलग कैसे करेंगे, ये सल्फर है, ये आयरन फाइलिंग्स है, गलती से इनको अगर मिला दें एक कंटेनर में या रेत के अंदर भी मिला दें तो क्या होगा बताओ, इनमें से ये नॉन मेटल है, ये अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट की तरफ, आयरन लोहे का कण अट्रैक्ट होंगे तो मैग्नेट को खींच लेगा, ठीक है। एक देखना कबाड़ होता है ना, कबाड़ जहाँ पे हम आयरन ओर वगैरह निकालते हैं, तो अगर मिट्टी के अंदर ही खूब सारे लोहे के कण वगैरह कचरा पचरा पड़ा हुआ है मेटल का, तो एक बहुत बड़ा सारा जो हम क्या है मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर से घुमा देते हैं तो सारे लोहे के स्क्रैप को खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से कबाड़ी वाला जो है लोहे के आइटम को जैसे रिमूव कर सकता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स के माध्यम से, ठीक है। ये था मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये हम करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। मिसिबल हमने देख लिया डिस्टिलेशन, इमिसिबल ऐसे लिक्विड्स दो जो आपस में घुलते मिलते नहीं है, अलग अलग परत बना लेते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो टू इमिसिबल लिक्विड्स
कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। तो इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेपरेटिंग फनल, कांच की ट्यूब है, नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ जिससे हम फ्लो बंद कर सकते हैं, बाहर से यहाँ से लिक्विड टपक के नीचे गिर जाएगा, नल की तरह होता है उसका, नल का जो स्टॉप कॉक होता है ना उसकी तरह होता है ये। अब हमने क्या इसका एक ढक्कन भी है जो ऊपर से हम बंद कर सकते हैं, इसको सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। तो मान लीजिए इसमें हमने ऑयल और पानी डाल दिया, ऑयल के रूप में कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल ले लो, पानी ले लो, तो कोई सा भी ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, पानी के ऊपर तैर के आ जाएगा। तो देखो यहाँ ऑयल ऊपर है, ऊपर की लेयर में, और पानी नीचे, और हम साफ देख पाते हैं क्योंकि कांच का बर्तन है, ठीक है। और उसको ढंग से शेक भी कर लो, उल्टा पुल्टा कर लो, अगेन फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको दिख रहा है, तो ये जो लाइन है, ये जो सेपरेट कर रही है दोनों मीडिया को, ये लाइन हमको दिख रही है अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, नीचे एक बीकर लगा देंगे, बर्तन लगा देंगे, और स्टॉप को धीरे से खोल देंगे, इतना ही धीरे खोलेंगे कि बूंद 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 नीचे गिरे। तो जैसे जैसे ये नीचे क्या पानी पहले नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, तो ये जो लाइन है ना सेपरेशन वाली लाइन, ये धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगेगी। अब जब ये लाइन बिल्कुल इधर आ जाए, स्टॉप कॉक के नजदीक आ जाए, स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और उस बर्तन को हटा करके दूसरा जार लगा देंगे, 2-4 बूंदे निकल जाए, उसको खाली गिरा देंगे बाहरी जो मिश्रण वाली होंगी, और फिर एक बार जब तेल आने लगेगा दूसरे बर्तन में इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तरीका है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। कहाँ यूज करते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सब्लिमेशन, हम बात कर चुके हैं सब्लिमेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में। ऐसा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड जिसको गर्म करने के बाद डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में चला जाता है, लिक्विफाई नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, ये प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। और कुछ हमारे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लाइम होते हैं, कैम्फर पूजा करने वाला कपूर, नेफ्थलीन ये इंसेक्टिसाइड है, गोल गोल सफेद सफेद गोलियां आती हैं, कपड़ों वगैरह में रखते हैं हम, जो कीड़ा काटने से बचाता है कपड़ों को। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड एक और व्हाइट कलर का सॉल्ट है, आयोडीन, ये सारी चीजें गर्म करने पर सब्लाइम होती है, ठीक है। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज उसका पाउडर्ड फॉर्म में एक्सीडेंटली किसी ऐसी चीज के साथ मिक्सअप हो गया जो सब्लाइम नहीं होती है, तो ऐसी चीजें जो गर्म करने से सीधे वेपर बन जाती है उनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और जो गर्म करने पर वेपर्स में बदलती नहीं है उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल सब्सटेंसेस, मतलब ये जो नीचे लिखे हैं सारी वोलेटाइल हैं, फ्रॉम किससे अलग करने के लिए, नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज। ऐसी इंप्यूरिटीज के साथ मिक्सअप हो जाए अगर ये चीजें जो नॉन वोलेटाइल है, जो गर्म करने पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती है, तो इसके एग्जांपल्स ये रहे हमारे। चलिए कैसे, अब मान लीजिए कि एक डिश के अंदर हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड और खाने का नमक जो NaCl। अब NaCl जो है वो नॉन वोलेटाइल है, गर्म करने से वेपर में नहीं बनेगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड वोलेटाइल है। कोई से भी ले सकते हैं तीनों में से, ठीक है, चारों में से। हमने एक डिश ले ली, हमने एक छोटा सा क्या ले लिया, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर एक वायर गॉज, एक जाली रख देंगे, जाली के ऊपर रख देंगे डिश, और डिश में हमने रख लिया वो मिश्रण। मिश्रण में क्या है, कॉमन सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है। कॉमन सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा, वो वेपर्स में बदलेगा नहीं, जबकि अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में बदल जाएगा गर्म करने पर। नीचे बंसन बर्नर लगा के हम उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम एक इन्वर्टेड पोजीशन में एक ग्लास फनल रख देंगे ढक करके। अब इसका जो माउथ है ऊपर वाला नेक, उसको हम एक कॉटन प्लग से बंद कर देंगे, क्योंकि वेपर्स एस्केप कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे बाहर, लीक कर जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए हम कॉटन का प्लग लगा देंगे। और कांच एक बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो हीट जो मिलेगी चाइना डिश को मिलेगी, कांच उस हीट को कैरी करके ऊपर हीट कैरी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए जैसे हीट करना चालू करेंगे, हीट पा करके इसमें से अमोनियम क्लोराइड विल सब्लाइम, ठीक है, सब्लाइम होकर वेपर बनेंगे, वेपर ऊपर उड़ेगा, और ऊपर उड़ते उड़ते क्या होगा, इसकी ठंडी ठंडी कांच की ट्यूब से टकराएगा, क्योंकि यहाँ हीट नहीं आ रही है, और टकरा करके वापस सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि गर्म करने से सीधा वेपर बनेगा, तो वेपर को ठंडा करेंगे तो ये डिपोजिशन बोल लेते हैं ना उसको, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और नमक नीचे रह जाएगा NaCl खाने वाला। जब सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर आके जमा हो गया, तो हम क्या कर देंगे, बंसन बर्नर को बंद कर देंगे, इस ट्यूब को फनल को सीधा कर लेंगे, कॉटन प्लग निकाल देंगे, और ग्लास रॉड से रब करके इस नली में से उस अमोनियम क्लोराइड को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को अमोनियम क्लोराइड से अलग कर सकते हैं। इनमें से कोई सी चीज को भी अगर हमको रेत या कॉमन सॉल्ट से अलग करना, तो इजीली हम कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। ये आप कई बच्चे बहुत सिली सिली क्वेश्चन पूछते हैं जब ये समझा रहा हूँ कि सर ये डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, वो डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, तो आप सारे के सारे डायग्राम बना लें, बहुत इजी है डायग्राम, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जो जिस मेथड के सामने जो भी डायग्राम है वो बना लें, ठीक है कि नहीं क्या। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं बताइए, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन आती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मिश्रण को बहुत तेजी से हाई स्पीड से डाल करके घुमाते हैं। जैसे हमारे वो क्या है, लस्सी बनाने वाली मशीन आती है ना, दही को डाल करके उसको हम चर्न कर देते हैं तेजी से। पुराने समय में देखो ये सिस्टम यूज किया जाता था हमारे घरों के अंदर, ठीक है कि नहीं क्या, दही बिलोनो के जो हंडी आती थी,
तो हम बार बार आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करके इसको चर्न करते थे और इससे फिर दही में से मक्खन निकाला जाता था। ठीक है कि नहीं? क्या सो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क और फाइन प्रेसिपिटेट फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में बहुत पतला प्रेसिपिटेट मिक्सअप हो गया तो उसको बहुत तेजी से रोटेट कर देना हम, तो प्रेसिपिटेट फटाफट से नीचे बैठ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब ये फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज को गोल 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 घुमाते हैं तो एक फोर्स लगती है जो उसको बाहर की ओर धक्का मारती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल को पानी से गीला कर लीजिए, अच्छे से भर लीजिए और कमरे में जाके तेजी से टॉवल को घुमाइए, तो क्या होगा? जो भी पानी अंदर भरा हुआ है ना, वो चारों तरफ दीवारों पे छींटे लगेंगे। तो क्या सीखा हमने? किसी भी चीज को गोल गोल तेजी से घुमाते हैं तो एक फोर्स लगती है जो बाहर की ओर फेंकती है चीजों को। तो टॉवल तो हमने पकड़ा हुआ है, वो तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पानी को थोड़ी हमने पकड़ा हो, तो पानी चारों तरफ बाहर दीवार पे छींटे लगेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया? ओके, क्या ये? इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अभी अगर मिल्क को हम, कई हमारे जो डेयरी होते हैं, जो मिल्क बूथ होते हैं, वहां पे क्या है, दूध जब दूध वाले दूध दे जाते हैं कलेक्टिवली डेयरीज में, तो उस दूध को क्या करते हैं, वो बड़े बड़े मशीन में डाल देते हैं, चर्नर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूज या फिर चर्नर बोलते हैं। और उसमें मिल्क को तेजी से घुमाया जाता है, कच्चे दूध को। तो तेजी से घुमाए जाने के बाद भी उसके अंदर से जो क्रीम है, फैट है, वो बाहर निकल जाती है और फिर जो बचा कुचा दूध है उसको पास्चराइजेशन करके पैक कर देते हैं थैलियों में। तो इससे इसको हम बोलते हैं टोन्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? टोन्ड मिल्क। तो जो स्किम्ड मिल्क जो होता है या टोन्ड मिल्क, जिसमें से क्रीम निकाल लेगी, तो थोड़ा सा सस्ता भी आता है। हम अगर किसी दूध वाले से मिल्क लेंगे 50, 55, 60 रुपए लीटर देगा, जबकि मार्केट से जो थैली वाला दूध लाते हैं वो सस्ता आएगा, बिकॉज उसमें से क्रीम निकाल ली जाती है, मलाई कम आती है उसके अंदर। ठीक है? तो फॉर दिस लिक्विड मिक्सचर इज चर्न्ड, तेजी से घुमाना हाई स्पीड पे इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन द क्रीम, क्रीम पे लगेगी फैट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर धक्का मारते हैं उसको, एंड व्हिच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। और क्योंकि क्रीम हल्की होती है, पहले तो बाहर निकलेगा वो और तैर के फिर ऊपर आ जाएगा और उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोई प्रेसिपिटेट है जो बहुत ही हल्का, जल्दी से बैठ नहीं रहा नीचे ग्रेविटी के कारण, उसको बहुत तेजी से घुमाएंगे तो फटाफट से नीचे बैठ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। क्लियर है? ये फिल्ट्रेशन है, छानने वाली प्रक्रिया। और ये क्या है? हैंड पिकिंग है, सिंपल सा मेथड। हैंड पिकिंग, हाथ से चुप चुप के डाल बाहर कचरा वगैरह। जैसे घर में हमको चावल दाल बनानी है तो हम ट्रे में कुछ भी ले करके और फिर बीन के कचरा बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है? ट्रेडिशनल स्टाइल। अगला हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है ये देखिए, इस मेथड से हम क्या करते हैं बताइए? इट इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एक सॉल्ट है सॉलिड क्रिस्टलाइन, अब उसमें दोनों प्रकार की इंप्यूरिटीज हो सकती है। कुछ हो सकते हैं सॉल्युबल घुलनशील और कुछ हो सकते हैं इनसॉल्युबल जो घुलती नहीं है। ठीक है? अब मान लीजिए हमने इवापोरेशन किया, तो इवापोरेशन में क्या होता है पता है? इवापोरेशन में जो इंप्यूरिटीज है ना, वो वहीं रह जाती है, सॉल्ट के अंदर ही रह जाती है, तो प्यूरिफाई नहीं होता। ठीक है? तो इवेपोरेशन बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है? और क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें हम दोनों प्रकार की इंप्यूरिटीज को अलग कर सकते हैं। ठीक है? देन इवेपोरेशन में हम क्या कर सकते हैं? छान लेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंप्यूरिटीज छन के सॉल्ट के साथ ही आ जाएगी, जबकि क्रिस्टलाइजेशन मेथड में दोनों प्रकार की इंप्यूरिटीज को अलग किया जा सकता है। 100% प्योर क्रिस्टलाइन सॉल्ट हमको मिलता है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों प्रकार की इंप्यूरिटीज अलग करने के लिए। सो इट इज बेटर देन इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से काफी बेहतर भी है। क्यों बेहतर है? उसका एक कारण है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इवेपोरेशन के तरीके से हम प्राप्त ही नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में। जैसे नमक और पानी का घोल है, उसको तो हमने गर्म करके पानी को उड़ा दिया तो नमक हमको मिल जाएगा समुद्री पानी से। लेकिन मान लो चीनी और पानी का घोल है और हम अगर उसको ड्राइनेस तक बॉईल करेंगे ना, तो चीनी जलने लगेगी, ब्राउन हो जाएगी, कलर येलोइश होगा, फिर ब्राउन होने लगेगा, काला हो जाएगा। चीनी जलने लगती है, डिकम्पोज हो जाती है हीट करने पर। जलना मतलब चारिंग। ठीक है? तो एक्सेसिव हीट करने से या तो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ, और या फिर जल जाते हैं। तो यही कारण है कि सबके लिए जो है वो इवापोरेशन सूटेबल नहीं है। शुगर एग्जांपल हो गया। तो ऐसी चीजों को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। आने वाले क्वेश्चंस में मैं पूरा डिटेल में इसको समझा दूंगा क्वेश्चन बना के कि क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे है, क्या करते हैं उसके अंदर। ब्रीफ में एक बार ध्यान रख लेंगे तो ये इवापोरेशन से बेटर है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आगे और आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला हमारा सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। ये वाटर वर्क्स में खूब किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को। क्या मतलब इसका? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो हमारा पानी है जिसके अंदर कुछ सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, फाइन क्ले पार्टिकल्स हैं, इनको अगर हमको अलग करना है तो उस पानी को किसी जार में, बर्तन में या टैंक में अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े उसको पड़े रहना दिया जाए। तो क्या होगा? ग्रेविटी के कारण थोड़े समय बाद में, कुछ घंटों में, वो जो पार्टिकल्स हैं बारीक बारीक, वो सब धीरे 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 नीचे सेटल होते जाएंगे। ठीक है कि नहीं? क्या? और सेटल हो जाएंगे तो ऊपर क्लियर वाटर बच जाएगा, क्लियर लिक्विड बच जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो इंप्यूरिटीज है उसको धीरे धीरे सेटल होने देना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, और ऊपर क्लियर लिक्विड पा लेना, ये होता है सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन मतलब
उस बर्तन में से ऊपर का क्लियर लिक्विड धीरे से उठा करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेना और जो नीचे का गंदा मटमैला चीज है उसको डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना। ये कहलाता है डिकंटेशन। समझ में आ गया? सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन क्या है? अलाउइंग इम्प्योर लिक्विड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े उसको स्टैंड करने देना, कंटेनर में रख देना, सो दैट हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो भारी सस्पेंडेड लटके हुए इंप्यूरिटीज हैं दे विल सेटल डाउन, लिविंग क्लियर लिक्विड एट द टॉप, ऊपर साफ सुथरा पानी बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है। और डिकंटेशन क्या होता है? इट इज टेकिंग आउट क्लीन लिक्विड इन अनदर कंटेनर, दूसरे बर्तन में क्या है साफ सुथरा हम लिक्विड निकाल लें, लिविंग, और छोड़ देना किसको? सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज एट द बॉटम, बॉटम में ही क्या है इंप्यूरिटीज को छोड़ देना। ठीक है। तो ये देखिए ये सेडिमेंटेशन है। देखो मटमैला पानी है जिसमें इंसॉल्युबल इंप्यूरिटीज है, फिर थोड़ी देर के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे तो साफ पानी पर ऐसा कैसा रह जाएगा, नीचे बैठ जाएगी इंप्यूरिटीज। फिर धीरे से इसको उठाना है बर्तन को और एक ग्लास रॉड की मदद से उसके ऊपर टपका के धीरे धीरे बूंद बूंद गिरा देंगे तो इससे फ्लो करके आराम से नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होता है बहुत आराम से इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? और नीचे जो गंदगी रह जाएगी उसको सेडिमेंट बोल देते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये साफ सुथरा पानी आ गया क्लियर वाटर। तो ये डिकंटेशन है, ये सेडिमेंटेशन है मडी वाटर का। क्लियर है? चलिए ये डायग्राम भी बना लेंगे आप समझने के लिए। चलिए लोडिंग। अब एक प्रॉब्लम है सेडिमेंटेशन में। सेडिमेंटेशन मान लो एक हमारे पास बकेट है, बकेट में पानी है और पानी के अंदर रेत मिली हुई है, तो रेत के कण काफी भारी होते हैं, भारी होते हैं, तो सेडिमेंटेशन प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाएगी, जल्दी से बैठ जाएगा वो। ठीक है ना? लेकिन मान लीजिए उसी पानी में अगर हमारा क्ले जैसा पार्टिकल्स है, क्ले बहुत बारीक महीन पार्टिकल्स होता है, तो वो बहुत घंटे 8-8 10-10 घंटे भी ले लेता है कई बार नीचे बैठने में, फाइन डस्ट पार्टिकल जल्दी से बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि हल्के बहुत हैं, हल्के बहुत है तो उनको जल्दी से बिठाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उन हल्के कणों को हमको भारी करना पड़ेगा। अब भारी कैसे करें? अपने आप तो होगा नहीं भारी, तो इसके लिए हम कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिला देते हैं जो कि हमारे लिए तो हार्मलेस है। ठीक है ना? और वो केमिकल कंपाउंड काफी भारी भरकम होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूल वो उस क्ले पार्टिकल से जाके चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो उसको भारी बना देगा और लोड अटैच होने के कारण वो जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाएगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है। तो देखिए if the suspended particles in water are too small, जो पानी में लटके हुए कण हैं impurities के बहुत छोटे हों, हल्के हों, such as clay, बारीक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। ठीक है। बहुत बारीक होती है। sedimentation takes a long time, बहुत समय लगता है sedimentation में। ठीक है ना? to make sedimentation fast, और sedimentation को स्पीड अप करने के लिए क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटैश एलम, फिटकरी घोल देते हैं। पोटैश एलम क्या होता है? फिटकरी। और इसका फॉर्मूला क्या है? ये कॉन्जुगेट सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल चिपके होते हैं इसके साथ। ठीक है। ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है कि नहीं? एनायन कैटायन से। ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आपको मैंने बेसिक्स 8th क्लास में बताया था, अगले चैप्टर्स में डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ जरूर नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पोटैश एलम फिटकरी होती है, फिटकरी को पानी में घोल देते हैं। देखो कितना बड़ा सारा फॉर्मूला है, भारी भरकम मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है जैसे फिटकरी को पानी में घोलते हैं ये मॉलिक्यूल जा जाके वो जो क्ले के पार्टिकल्स है ना हल्के हल्के उनके साथ जाके चिपक जाते हैं और भारी बना देते हैं। तो एक तरह से देखो ये लोड अटैच हो गया, इसीलिए इसको लोडिंग कहा जाता है। भारी बन गया ना, लोड चिपक गया उसके साथ और भारी हो गए तो धीरे धीरे क्या है वो नीचे बैठ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो द एलम मॉलिक्यूल्स, एलम फिटकरी के जो मॉलिक्यूल्स है ना बाइंड मतलब चिपक जाते हैं विद द लाइटर क्ले पार्टिकल्स, हल्के क्ले पार्टिकल के चिपक जाते हैं, मेक देम हैवी, उनको भारी बना देते हैं और जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है? ये था लोडिंग। चलिए अगला हमारा मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है ये मेथड? क्रोमा मतलब होता है कलर और ग्राफ मतलब होता है पेपर। ठीक है। तो एक पेपर की मदद से, फिल्टर पेपर की मदद से हम कलर्स को अलग कर सकते हैं, कलर्स के मिश्रण को। तो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ डाइज। डाइज होता है कलर। मान लीजिए लाल और नीली इंक मिक्स हो गई है, उनको कैसे अलग करना है? तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है। और कई बार होता है ब्लड है, सपोज खून का सैंपल है, उसके अंदर कई प्रकार की दवाइयां मिक्सअप हो गई हैं। ठीक है। कई ड्रग्स हैं, तो खून के सैंपल में से दवाइयों को अलग करना है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर दिस पर्पस एक पोरस, एक छिद्र युक्त, कैसा हम मीडियम यूज करते हैं, पोरस मीडियम। इसमें एग्जांपल है इसका वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये एक छिद्र युक्त बिल्कुल खुरदरा पेपर आता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर के नाम से आता है। इसमें अलग अलग नंबर्स होते हैं छेद के साइज के हिसाब से। अब क्या करते हैं इसमें देखेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्रीफ में आपको मैं मेथड बताता हूँ क्या। हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, प्रॉपर साइज में ही आते हैं ये, ऊपर एक छेद करके इसको ग्लास रॉड से हम किसी जार में लटका सकते हैं। ठीक, अपने आप खड़ा नहीं होगा तो जार में लटका देना। ठीक है। ये जार थोड़ा ऊंचा होगा। ठीक, हम बॉटम से
2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक पेंसिल से हल्की सी लाइन खींच लेंगे, जिसको बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। और बेस लाइन पे एक सेंटर में, इस जगह जहां हमारा कर्सर दिख रहा है ना, सेंटर पे हम क्या एक बारीक से क्या लगा लेंगे? स्पॉट लगा लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसका स्पॉट लगा ले? इंक का। तो बहुत पतली सी ट्यूब आती है हमारी कैपिलरी ट्यूब, उसमें इंक भर के 2-3 बार यहाँ टपका देंगे, तो इससे क्या एक धब्बा सा बन जाएगा इंक के मिश्रण का, जिसमें नीली और लाल दोनों इंक है। ठीक है। उसके बाद हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट होता है घोलने वाला सब्सटेंस, एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी ऐसा सॉल्वेंट ले लेंगे जिसमें कि इंक घुलती हो। ठीक है। इस सॉल्वेंट को हम इतना ही डालेंगे जार में कि इस पेपर का टिप जस्ट टच होता हो। अब ये टिप क्या करेगा? उसको सोखेगा, तो सॉल्वेंट धीरे धीरे खींच करके कैपिलरी एक्शन के द्वारा राइज होगा। राइज होगा तो ये दोनों इंक उसमें घुलेंगी, 2-3 इंक जो भी है उसमें घुलेंगी। यहाँ पे हरी, रेड और ब्लू तीनों मिक्स करेंगे। ठीक है। और घुलेंगे तो क्या होगा पता है? ये जैसे जैसे लिक्विड ऊपर राइज करेगा, तो राइज करने के बाद में ये इंक क्या तेजी से मूव करने लगी। अब कुछ इंक ऐसी होगी जो सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और कुछ इंक ऐसी होंगी जो पेपर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो जो पेपर की तरफ अट्रैक्ट होगी वो नीचे पड़ी रहेगी पेपर से चिपक करके, जिसको सॉल्वेंट मूव करके ले जाएगा वो फटाफट सॉल्वेंट के साथ मूव करेंगी। तो सॉल्वेंट में भी मोबिलिटी अलग अलग होगी, कुछ ज्यादा तेजी से मूव करेगी और कुछ कम तेजी से मूव करेगी। तो एक तरह से रेस चालू हो गई है इनकी घुलने मिलने की। ठीक है कि नहीं? क्या तो हम पाएंगे एक धब्बा अलग चला जाएगा, एक धब्बा अलग चल जाएगा, ये अलग होगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, कलर्स के, पिगमेंट्स के, डाइज के, उनको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2-3 अलग अलग कलर के फूल है, ये स्क्रॉल हो गया है। चलिए वापस आ गए हम अपनी स्लाइड पे। तो मान लीजिए हमारे पास 2-3 अलग अलग कलर के क्या है? फूल है। ठीक है। और इन फ्लावर्स के पेटल्स में से हमने क्या निकाल दिया? जूस निकाल दिया अलग अलग कलर का। तो ये कलर का मिश्रण हो गया, और इस मिश्रण को हम क्या कर देंगे? इसमें घोल के उसका बूंद यहाँ टपका देंगे, तो उन कलर्स को भी हम अलग कर सकते हैं। तो वी कैन सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्लियर है कि नहीं? क्या तो जो ज्यादा मोबाइल कंपोनेंट है वो ज्यादा ऊपर मूव करेगा, कम जो मूवमेंट होगा वो नीचे करेगा, और जो अट्रैक्ट करेगा स्टेशनरी मटेरियल, मतलब जो पेपर से अट्रैक्ट हो जाएगा वो वहीं चिपका रह जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपको नॉर्मली सिर्फ मेथड का नाम पूछा जाएगा कि भाई इंक का मिश्रण है, या ब्लड से ड्रग्स अलग करनी है, या फ्लोरल पेटल्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स उनको अलग करना है, तो विच टेक्निक विल यू यूज? तो हम क्या लिखेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ज्यादा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं, फिगर आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन, उसका पूरा मेथड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्या होता है ये। So briefly explain the process of crystallization. ठीक है। This method is used to purify crystalline salts. crystalline मतलब solid salts जो होते हैं जिनमें soluble insoluble दोनों impurity मिली हुई है, उनको अलग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं by removing both soluble and insoluble impurities. दोनों प्रकार की impurities अलग हो जाती हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं? A super saturated solution of impure salt is prepared. कैसे बनाते हैं समझेंगे। सुपर सैचुरेट क्या होता है? सैचुरेटेड तो पता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी तापमान पे और ज्यादा सॉल्यूट को न घोल पाए। तो हमने सपोज एक जार ले लिया, बर्तन ले लिया, उस बर्तन में हमने थोड़ा पानी ले लिया, सपोज 100 ml पानी ले लिया, उस पानी में हमने सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिया, घोला घुल गया, थोड़ा और डाल देंगे, घोला घुल गया, थोड़ा और डाल देंगे, घोला घुल गया, तब तक डालेंगे तब तक घुलता रहे घुलता रहे घुलता रहे। एक स्टेज आएगी जब घुलना बंद हो जाएगा। घुलना क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी पूरी हो गई है उसकी, और ज्यादा घोल नहीं सकता। इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम जबरदस्ती और घोलना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तापमान बढ़ा सकते हैं, उसको हीट करने के लिए रख देंगे। जैसे ही उसको हम हीट करने के लिए रख देंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी, हम और डालेंगे सॉल्यूट, और ज्यादा घुलने लगेगा, डालेंगे घुलेगा, डालेंगे घुलेगा, और ये तब तक घुलता जाएगा जब तक कि तापमान बढ़ता रहेगा। अब तापमान कितना तक बढ़ सकता है? बॉइलिंग कंडीशन तक। बॉइलिंग के बाद में तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा, तो एक बार वो उबलने लगेगा तो उसके बाद मैक्सिमम सॉल्यूट जब ऐड हो गया और फिर और ऐड करने से क्या है, वो नीचे बैठता हुआ दिखाई दे और ना घुल पाए, उस अवस्था में, उबलते हुए अवस्था में जब मैक्सिमम सॉल्यूट घुल गया है सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन बना लेना है। अब उसमें दो प्रकार की इंप्योरिटीज है, कुछ तो इनसॉल्युबल है, कुछ सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल वाली तो घुल जाएंगी, लेकिन अनसॉल्युबल वाली सस्पेंडेड लटकी हुई नजर आएंगी बीच में, तो उसको गर्मा गर्म छान लेना है। तो छानने से सबसे पहला काम क्या हुआ? इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हट गई, ये तो हट गई। अभी भी कौन सी बच गई? घुले हुए कंडीशन में सॉल्युबल बच गई गर्मा गर्म। ठीक है। तो इट इज फिल्टर्ड हॉट टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। इनसॉल्युबल हट गई, अगर होंगी तो हट जाएंगी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? सॉल्युबल इंप्योरिटीज बची हैं, अब उसको हमको ठंडा करना है जल्दी से, और जल्दी से ठंडा करने के लिए हम एक चौड़े मुंह के बर्तन में, डिश में डाल के ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ट्रांसफर करेंगे डिश में तो वो ठंडा होने लगेगा। अब बताओ, अगर वो ठंडा होने लगेगा तो तापमान गिरेगा, और तापमान गिरेगा तो सॉल्युबिलिटी भी तो कम होगी ना। देखो, तापमान बढ़ा करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी थी, तो तापमान कम करके सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। तो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर
द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस, सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है कम होगी, तो अब जो जबरदस्ती हमने सॉल्ट फालतू घोल दिया था तापमान बढ़ा करके, वो अलग हट हट के ठंडे होने के कारण वो नीचे बैठता जाएगा। और फाइन क्रिस्टल्स, बिल्कुल चमचमाते शाइनी क्रिस्टल्स, वो क्या है, नीचे अलग होकर के बैठते जाएंगे उस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए। ये जो क्रिस्टल बनेंगे ना, ये बिल्कुल प्योर होंगे। समझ में आ गया? दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। और जो इम्प्यूरिटीज है ना घुली हुई, वो इम्प्यूरिटीज अभी भी बचे कुछ सॉल्यूशन में पड़ी रह जाएंगी, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अब जो क्रिस्टल बन गए सॉलिड, ठंडा हो गया अच्छे से, उसको छान करके हम अलग निकालेंगे क्रिस्टल्स को और फिल्टर पेपर से सुखा लेंगे। और जो वेस्ट लिक्विड बच गया पीछे, जिसके अंदर से क्रिस्टल्स निकले, उसको मदर लिकर बोलते हैं। मदर मतलब माँ। अब मुझे बताओ कि क्रिस्टल्स किसके अंदर बने, किसने जन्म दिया क्रिस्टल्स को? उस लिक्विड ने जन्म दिया, तो उसको तो उनकी मदर के नाम से जाना जा सकता है, तो इसको मदर लिखकर बोलते हैं। लिक्विड जो कि एक तरह से क्रिस्टल्स की मदर ही है, ठीक है ना? तो जहां से क्रिस्टल्स ने जन्म लिया, ठीक। द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड एंड ड्राइड, और उसके बाद क्रिस्टल जो होते हैं उनको हम फिल्टर करके फिल्टर पेपर से सुखा लेते हैं, तो हमको प्योर 100% प्योरिटी वाले क्रिस्टल्स मिल जाएंगे बिना मिलावट के। और ये प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है कि नहीं? क्या ये था मेथड क्रिस्टलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं क्या कि कुछ फिजिकल मेथड्स बताने जिससे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सके। हेट्रोजीनियस मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को इजीली पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारा हैंड पिकिंग, हाथ से बीन बीन के अलग कर देना। चावल में कुछ कंकड़ है उनको बीन सकते हैं, दाल में कुछ मिक्सअप हो गया है वो अलग कर सकते हैं, गेहूं में हस्क है पड़ा है वो अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से बीन लेना। सीविंग होता है छानना, हम आटा है, आटे को छानते हैं चपाती बनाने से पहले छलनी से। बजरी वगैरह उसको छान लेते हैं कंकड़ मोटे अलग करने से, अलग करने के लिए, जिससे कि हम क्या प्लास्टरिंग के लिए उसको यूनिफॉर्म साइज का हम पा सकें बजरी। ठीक है, तो सीविंग कहलाते हैं छानना। फिल्ट्रेशन होता है, ये भी छानना लेकिन लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। ये ड्राई फिल्ट्रेशन, ये ड्राई सूखी चीजों को छानना, ये गीली चीजों को। तो चाय बनाने के बाद में हम चाय पत्ती को अलग करने के लिए, अदरक को अलग करने के लिए छानते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया। उसका होता है विनोइंग, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। विनोइंग में हम क्या ग्रेन को हस्क से अलग कर लेते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में अलग बता चुका हूँ पहले, ये होता है ऑयल और जो वाटर है उसके जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल के माध्यम से। ठीक है, जो अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। डिस्टिलेशन मैंने बताया था, दो ऐसे लिक्विड जो मिसिबल होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री या उससे ज्यादा का अंतर होता है, तो सिंपल और फ्रैक्शनल दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो पहले लिक्विड को बॉयल करके वेपर में बदलते हैं, वेपर को ठंडा करके वापस प्योर लिक्विड पा लेते हैं। सब्लिमेशन बताया था मैंने, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल चीजों को अलग करने के लिए जो चीजें सब्लाइम होती है उनको उन चीजों से अलग कर सकते हैं गर्म करके जो नॉन सब्लाइम होती है, जो सब्लाइम नहीं होती है। क्लियर है? तो ये हेटेरोजेनस मिश्रण को अलग करने के कुछ तरीके। अगला, किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है? डिस्टिलेशन माध्यम से। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन? तो बताया था इमिसिबल लिक्विड्स, कर चुके डिस्कस। तो छोटे छोटे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, जो आपस में घुल मिल जाते हैं, व्हिच यूनिफॉर्मली इंटरमिक्स विद ईच अदर, बिना परत बने आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल बताया था, एसीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल वाटर ले लो, इनको हम अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। ठीक है कि नहीं? क्या द सब्सटेंस शुड नॉट डिकम्पोज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान देने की बात यह है, हम डिस्टिलेशन सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जहां पे उबलने तक वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, वो क्या है, टूट फूट नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे शुगर जैसा हो गया, पर जब शुगर जो है तो उसको गर्म करेंगे ना, बहुत ज्यादा उबालेंगे, तो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाती है, जलने लगती है। तो डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन क्लियर है? कहाँ यूज करते हैं? रीजनिंग क्वेश्चन। अगला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इंक्स और डाइज? कलर्स हैं, इंक है, इनको अलग करने का जो तरीका है वो क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। अगला, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल? ये देखो दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, केरोसिन पेट्रोल आपस में घुल मिल जाते हैं, तो घुल मिल जाएंगे, अलग अलग परत नहीं बनाएंगे, तो हम इनको डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी कम अंतर होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, यहाँ पे कुछ मिश्रण दिए हुए हैं, हमको क्लासिफाई करना है उनको अलग अलग, होमोजेनियस कौन से, हेटेरोजेनियस। इसका मतलब आपको पता है, होमोजेनियस जिनमें कंपोनेंट्स अलग अलग पहचाने ना जा सके, यूनिफॉर्म दिखे, हेटेरोजेनियस जिसमें कंपोनेंट्स को अलग अलग पहचाना जा सकता है। सोडा वाटर, ये सोडा वाटर कैसा होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, एयर है इसमें, फिर वुड है, सॉइल, विनेगर, सिरका जिससे अचार वगैरह को प्रिजर्वेशन करते हैं, एसिटिक एसिड होता है, फिल्टर्ड टी, छनी हुई चाय पीने के योग्य। चलिए, तो होमोजेनियस कौन कौन से इसमें? एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी। एयर हवा, हवा में हम अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचान नहीं सकते, कई गैसेस का मिश्रण है। इसी प्रकार से विनेगर जो होता है पानी और एसिटिक एसिड का मिश्रण है, अलग अलग पहचान नहीं पाते। फिल्टर छनी हुई चाय, और उसमें दूध, पानी, चीनी सब मिक्सअप हो गया, हमको कुछ पता नहीं चलता कौन सी चीज क्या है, सब एक जैसा दिखता है।
तो होमोजेनियस मिश्रण। और हेटेरोजेनियस कौन से, इसमें अलग अलग कणों को पहचान सकते हैं कंपोनेंट्स को, सोडा वाटर। अच्छा सोडा वाटर जो होता है क्या होता है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, हल्का सा भी हिलाए ना उसको तो देखो बुलबुले दिखाई देते हैं, जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक में होते हैं ना, तो बुलबुले जो होते हैं वो CO2 गैस के इजीली अलग दिखाई दे जाते हैं, पानी अलग दिखाई दे जाएगा। तो ये क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हम सोडा वाटर का सोडा कैन खोलेंगे तो भी हमको बुलबुले एकदम से झिरमिराते हुए दिखाई देंगे, बाहर निकलते हुए, ऊपर उठते हुए। वुड लकड़ी, लकड़ी भी होमोजेनियस नहीं है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अगर हम एक लकड़ी का लट्ठा है उसको काटते हैं तो देखो ऊपर की छाल अलग टेक्सचर की होती है, सेंटर में वुड है, कहीं पे ज्यादा हार्ड ब्राउन है, कहीं पे व्हाइट है, तो अलग अलग कलर्स की दिखाई देती है, तो इसलिए हेटेरोजेनियस है, यूनिफॉर्म नहीं है एक समान। और सॉइल, मिट्टी जो होती है वो भी हेटेरोजेनियस है, उसमें भाई कई प्रकार के कण होते हैं, सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, कोई कंकड़ पत्थर भी मिल सकते हैं, इंसेक्ट्स के अंडे मिल सकते हैं, ह्यूमस मिल सकती है, ठीक है, ग्रेवल या फिर क्ले मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें हो गई, तो ये भी क्या हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। ओके, आपको कलरलेस लिक्विड दिया, पानी जैसा दिख रहा है, कैसे पता लगेगा कि पानी है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर वो प्योर वाटर है तो उसके 3 प्राइमरी गुण है, कलरलेस होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, स्मेललेस, ऑर्डर नहीं होना चाहिए, टेस्टलेस, ना ही कोई उसका टेस्ट होना चाहिए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट उसका परफेक्टली अगर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए और फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री आ जाए, दैट मींस इट इज प्योर वाटर। क्लियर। तो प्योरिटी चेक करने के लिए ये 2 टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम चेक कर सकते हैं। मिलावट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे कुछ दिए हैं सब्सटेंसेस, इनको हमको प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखना है। प्योर जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, इम्प्योर जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण हो। आइस, ये सॉलिड वाटर होता है, वाटर कंपाउंड है, प्योर है, ठीक है। उसके बाद मिल्क, ये इम्प्योर है, इसमें प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, पानी है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, कई प्रकार की चीजें कम, तो मिश्रण है, ये इम्प्योर हो गया। आयरन प्योर एलिमेंट है ये। HCl कंपाउंड है, प्योर। कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कंपाउंड है ये। कंपाउंड और एलिमेंट सारे के सारे प्योर होते हैं। मर्क्यूरी एलिमेंट है, प्योर। ब्रिक, ईंट, मिट्टी से बनता है, मिट्टी खुद ही मिश्रण है, तो ये भी प्योर हो गया, ब्रिक उसी से बनती है। लकड़ी अभी बताया मैंने मिश्रण है, इम्प्योर। और एयर मिश्रण है, इम्प्योर। तो इम्प्योर में क्या क्या आ गया हमारा, देखो एक तो आ गया मिल्क, और लास्ट के 3 ब्रिक, वुड, एयर। मिल्क, ब्रिक, वुड, एयर, ये तो इम्प्योर हो गए। और प्योर सब्सटेंस में बची कुछ सारी चीजें, आयरन, आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, मर्क्यूरी Hg होता है, सिंपल समझ में आ गया कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे प्योर सब्सटेंसेस हो गए। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमको कुछ चीजें दी हुई है, हमको इसमें से सॉल्यूशन कौन से वो पता लगाना है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। सॉइल सॉल्यूशन नहीं होता, समुद्री पानी सॉल्यूशन होता है, एयर सॉल्यूशन नहीं होता, कोयला सॉल्यूशन नहीं होता, सोडा वाटर सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें CO2 घुली है पानी के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है, सोडा वाटर एंड सी वाटर आर सॉल्यूशंस, और बचे कुछ सारे मिक्सचर्स। समझ में आ गया। तो ये लिक्विड्स की कैटेगरी में आ गए, बाकी सारे गैसेस और सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। लाइट यदि किसी भी कोलॉइड या सस्पेंशन में से गुजरती है तो कोलॉइड और सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट का रास्ता नजर आने लगता है, और ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो अभी देखो हमारे पास ये चीजें दी है। सॉल्ट सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, मिल्क ये कोलॉइड होता है, कॉपर सल्फेट ये ट्रू सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और स्टार्च सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्यूशन है बट एक कोलॉइड होता है, स्टार्च पानी में घुलता नहीं है, सॉरी सस्पेंशन है। ये स्टार्च क्या होता है, सस्पेंशन है, घुलता नहीं है पानी में। तो मुझे बताओ ये सॉल्ट सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, मिल्क कोलॉइड है करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है नहीं करेगा, स्टार्च सॉल्यूशन एक सस्पेंशन है करेगा। तो क्या लिखा, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि मिल्क कोलॉइड है और ये सस्पेंशन है, जबकि बाकी जो है ना वो सारे के सारे क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। पार्टिकल साइज बहुत छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, तो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। चलिए अगला क्या हमारा, हमको नीचे दिए गए सामग्री को सब्सटेंसेस को एलिमेंट, सॉल्यूशन और मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई करना है। क्या क्या चीजें हैं, सोडियम मेटल है, एलिमेंट, सॉइल मिक्सचर है, ये मिट्टी, शुगर सॉल्यूशन ये भी मिक्सचर है पानी और शुगर का, सिल्वर हमारा एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, टिन एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, कोयला मिश्रण है मिक्सचर, साबुन मिक्सचर है, उसमें कंपाउंड भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, ऑयल इसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं, ब्लड हमारा मिश्रण है, एयर हमारा मिश्रण है। तो देखो एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, सोडियम, सिल्वर, कैल्शियम, टिन, सिलिकॉन, सबके सिंबल है Na सोडियम, सिल्वर Ag, कैल्शियम Ca, टिन Sn, सिलिकॉन Si। सॉल्यूशंस शुगर सॉल्यूशन एकमात्र, और बाकी मिश्रण कौन कौन से हैं, सॉइल कोयला कोल,
सोप साबुन, ब्लड और एयर। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारे को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं चेंजेस के, और हमको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। हम पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज, नई चीज नहीं बनती, फिजिकल स्टेट में परिवर्तन होता है, रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज एक नए प्रकार का, नए फॉर्मूले वाले केमिकल कंपाउंड बनता है, नई चीज बन जाती है और उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। ठीक। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का बड़ा होना। तो मुझे बताओ, एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो इसमें इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। उल्टा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता ना, तो केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। नए नए प्रकार के कंपाउंड्स ग्रोथ होती है, नई चीजें बनती है। ठीक। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन और आलमीरा, लोहे की अलमारी है या लोहे का टुकड़ा है, उसमें जंग लगना, तो जंग लगने से आयरन ऑक्साइड बन जाता है, पानी और ऑक्सीजन से जंग लगती है, तो ये केमिकल चेंज है। जंग से वापस लोहा नहीं बन सकता। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन पकना, कच्चे भोजन से जब पक गया भोजन तो उसमें टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, दोबारा उसको कच्चा नहीं कर सकते, केमिकल चेंज है। समझ में आ गया? उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का डाइजेस्ट होना, ये भी केमिकल चेंज है। अलग अलग प्रकार के बड़ा बड़ा जो फूड मॉलिक्यूल्स है छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, नई प्रकार की चीजें बन जाती है, केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी सॉलिड स्टेट में भी पानी है और लिक्विड में भी पानी है, दोनों का फॉर्मूला वाटर ही है, तो सिर्फ भौतिक अवस्था बदली, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आया, केमिकल चेंज है। उल्टा आसानी से कर सकते हैं, उसको मेल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग प्रक्रिया जो है वो हमेशा केमिकल चेंज होता है, नई प्रकार की चीज बन जाती है, जलने के बाद में पहले वाली चीज वापस नहीं मिल सकती, चाहे कुछ भी जला लो, वैक्स जला लो, कैंडल जला लो, तेल जला लो, पेपर जला लो, लकड़ी जला लो, एनीथिंग, कोयला, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इट इज ए केमिकल चेंज। कुछ और भी है, लिस्ट काफी लंबी है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, रेत में लोहे के कण मिला दिए, अब मिला दिए तो रेत ही रहेगी, कण तो लोहे के कण ही रहेंगे, कुछ नई चीज थोड़ी बनी, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। मेकिंग सैलड फ्रॉम फ्रूट, फलों से सलाद बना लेना, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि फल वही रहने वाले, मूल तत्व तो वही रहने वाला है, कोई नई चीज थोड़ी बन गई, सिर्फ साइज ही तो छोटा हो गया काट पीट करने से, फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज, लकड़ी काट दो या उसका तना काटो, ट्री काट दो, तो काटने के बाद भी लकड़ी तो वही रहेगी, फिजिकल चेंज है, समझाएगा? कोई नई चीज इसमें नहीं बन रही। मेल्टिंग ऑफ बटर इन द पैन, पैन में हमने मक्खन पिघला दिया, पिघलने के बाद में है तो बटर ही, वापस जम सकता है वो, ये फिजिकल चेंज है, समझ में आ गया? कोई नई चीज नहीं बन रही। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पानी उबाल देना जिससे भाप बन जाए, कोई नई चीज नहीं बन रही, दोनों का फॉर्मूला वाटर ही, H2O है, बस ये फिजिकल स्टेट बदल रहा है, फिजिकल चेंज है, नई चीज नहीं बन रही। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग प्रक्रिया बताया था मैंने, केमिकल चेंज, राख बन जाएगी, राख से वापस लकड़ी पेपर नहीं बन पाएगा। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दिया तो वापस नमक को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इवेपोरेशन तरीके से, और कोई नई चीज नहीं बनी, पानी पानी रहने वाला है, नमक नमक रहने वाला है, फिजिकल चेंज। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको तोड़ देना, पानी को ब्रेक इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और ये केमिकल चेंज है। देखो पानी लिक्विड है और उससे फिर हाइड्रोजन गैस जो है, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये गैस बना दिया, अलग ही प्रकार की चीजें हैं, नया फॉर्मूला बन गया, ये केमिकल चेंज है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, हम पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन, हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब दोनों में तुलना है, क्रिस्टलाइजेशन बेहतर क्यों है इवेपोरेशन से? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले रीजन, इवेपोरेशन हर जगह नहीं कर सकते, चीनी में नहीं कर पाएंगे नमक की तरह, क्योंकि चीनी को ड्राइनेस तक गर्म करेंगे तो जल जाएगी। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ड्राइनेस तक हीट करते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं। तो देखो इधर, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये कारण है। पहला कारण क्या है? सम सॉलिड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट करने पर कुछ सॉलिड्स होते हैं तो टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, तो इसलिए इवेपोरेशन सही तरीका नहीं है। सम लाइक शुगर, और शुगर के जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो बहुत ज्यादा हीट कर दे सूखने की हद तक, ड्राइनेस तक, तो चार्ड जल जाते हैं। कटोरी में चीनी लेके गैस पर रखेंगे ना तो काली हो जाती है, जल जाती है, ब्राउन हो जाएगी, तो ड्राइनेस तक हीट करने पर जल जाएगी, तो चीनी का गुण बदल गया। सम इंप्यूरिटीज में रिमेन डिसॉल्व, और एक चीज इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन से हम सॉल्युबल इंप्यूरिटीज को अलग नहीं कर सकते, वो सॉल्ट में घुली रह जाती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में दोनों सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों इंप्यूरिटीज अलग कर सकते हैं। तो देखो इधर इवेपोरेशन का क्या नुकसान है? सम इंप्यूरिटीज में रिमेन डिसॉल्व्ड इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद भी सॉल्युबल इंप्यूरिटीज सॉल्ट के साथ ही आ जाती हैं, एंड इवेपोरेट करने पर वो सॉल्ट में ही पड़ी रहती हैं, कंटेमिनेट करती हैं, जबकि इनको हटाया जा सकता है क्रिस्टलाइजेशन से। और यही कारण है कि क्रिस्टलाइजेशन कहीं अधिक बेहतर तकनीक है इवेपोरेशन से प्यूरिफिकेशन के लिए, क्रिस्टल्स के लिए 100% प्योर क्रिस्टल मिलते हैं। चलिए, हमको किस टेक्निक को यूज करेंगे इन मिश्रण को अलग करने के लिए? बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन अलग करना बताया था ना, चर्निंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बाय यूजिंग ए मिल्क चर्नर या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, तो वो जो दही बिलोने वाला जो मशीन आती है ना आजकल, तो इलेक्ट्रिक भी आने लगी है, पहले हाथों से करते थे उससे, तो ये तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, चर्नर बोल सकते हैं उसको, मिल्क चर्नर। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री पानी से नमक अलग करना, इवेपोरेशन, और बिल्कुल प्योरीफाई करना तो क्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद
कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट सब्लाइम होता नहीं है, कैम्फर कपूर सब्लाइम हो जाता है, तो सब्लिमेशन यूज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला, क्रिस्टलाइजेशन तरीके से किस प्रकार के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये। द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम एन इम्प्योर क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। एक सॉल्ट है, सैंपल है, जो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब उसमें दोनों प्रकार की इंप्योरिटीज है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, और दोनों प्रकार की इंप्योरिटीज को अलग करके प्योर सॉल्ट पाने के लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अगला, ये जो शब्द एलिमेंट है, तत्व, हमारे नेचर में 92 है टोटल नेचुरल एलिमेंट्स, तो ये शब्द एलिमेंट सबसे पहले किसने यूज किया? रॉबर्ट बॉयल पर्सन का नाम है जिसने सर्वप्रथम शब्द एलिमेंट को यूज किया। अगला, हु डिफाइंड एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? सर्वप्रथम जो एलिमेंट है, तत्व, उसको डेफिनेशन किसने दी? सबसे पहले डेफिनेशन दी एंटोन वॉन लेवोइजियर। इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन भी बनाई थी लेबोरेटरी में। एंटोन वॉन लेवोइजियर ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का वो सबसे सरलतम स्वरूप है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको और छोटे सिंपलर और छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के दौरान। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट से छोटा और सिंपल चीज नहीं बन सकती, एलिमेंट सबसे छोटा सिंपलेस्ट चीज है और वो एक जैसे एटम्स का बनता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन किसकी? एंटोन वॉन लेवोइजियर की। चलिए अगला क्या लिखा है, कंपाउंड क्या होता है? तो अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटम्स का एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं कंपाउंड, यौगिक बोलते हैं हिंदी में। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसके फिक्स्ड रेशियो में जुड़ने से क्या बनता है? कंपाउंड। एग्जांपल वाटर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने से बना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बना। ठीक है, तो फिक्स रेशियो में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स के जुड़ने से कंपाउंड बनता है। अगला, हमारी प्रकृति में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कितने? टोटल 92 एलिमेंट्स है, और कुछ मैनमेड एलिमेंट्स भी हैं, टोटल मिलाकर के 118 है, जिसमें से प्राकृतिक सिर्फ 92। चलिए अब जितने भी एलिमेंट्स उसके बारे में कुछ जनरल जानकारियां। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कितने हैं जो कि गैस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में 63 होते हैं, गैस स्टेट में 11 है, और लिक्विड स्टेट में 2 ही। समझ में आ गया? तो देखेंगे 11 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे गैस स्टेट में? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये जो 3 है ना, 1 2 3 और ये हीलियम और ये नियॉन, 5 हो गए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा फिर? हीलियम, नियॉन। ये शुरू के 10 एलिमेंट्स में से 5 तो यही है। उसके अलावा आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और क्लोरीन, फ्लोरीन और, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी है 10 के अंदर, याद, अच्छे हो गए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तो ये हमारी नोबल गैसेज हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे क्या है? हेलोजेंस हैं, और बाकी जो है ना नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये हमारी क्या है? नोबल गैसेज है। हीलियम से स्टार्ट होगी, पांचों, 5 तो नोबल गैसेज हो गई, और ये हमारे 2 क्या है? हेलोजेंस हैं, और ये हमारे 3 और। तो ये 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस स्टेट में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिस हो गया हमारा कोई। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक जीनॉन और आएगा, उसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। XENON, जीनॉन। 6 होती है नोबल गैसेस, 1 2 3 या 5 की एक मिक्स हो गई है, कौन सी आएगी? जीनॉन। तो आप लोग नोट कर लीजिए XENON, उसको मिलाकर के 11 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला हमारा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 2 ही मेटल्स है, 2 ही सब्सटेंसेस जो लिक्विड स्टेट में, इसमें से एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। तो मर्क्यूरी इज ए मेटल, वेयर एज ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। ये मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही 2 ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो 2 लिक्विड स्टेट में थे। अब पूछ रहा है कि ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर के आसपास बहुत ही नजदीक मेल्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे 2 मेटल्स हैं, गैलियम एंड सीजियम। 30 से 33 के बीच में इनका मेल्टिंग पॉइंट है। समझ आ गया? ये 30 पे पिघल जाता है, ये 33 पे पिघल जाता है, तो दे कैन मेल्ट। अगर हम, अच्छा, हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर इनको हम हमारे हाथ में ले लें तो हमारे हाथ की गर्मी से पिघल जाएंगे। समझ में आ गया? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम। चाय बनानी आती है आप सबको? चलिए, तो आज हम एक साइंटिफिक तरीका सीखने जा रहे हैं चाय बनाने का। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? राइट द स्टेप्स नीडेड टू मेक टी। चाय बनाने के तरीकों का वर्णन करना है यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, और इन शब्दों का उल्लेख होना चाहिए हमारे मेथड में।
सॉल्यूट, जो चीज घोलते हैं किसी में, सॉल्यूट कहलाता है, जो कम मात्रा में होता है। सॉल्वेंट, घोलने वाला जो एजेंट है जो ज्यादा मात्रा में होता है, पानी फॉर एग्जांपल। सॉल्यूशन, जो रिजल्ट मिलेगा सॉल्यूट सॉल्यूट को घोलने से, सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन। फिल्ट्रेशन, छानने की प्रक्रिया। रेसिड्यू, छलनी के ऊपर जो बच जाता है, शेष जिसको फेंक देते हैं, रेसिड्यू, वेस्ट। डिसॉल्व, घुलना। सॉल्युबल, घुलना। इनसॉल्युबल, जो घुलता नहीं है किसी चीज में। मिसिबल, दो लिक्विड्स आपस में घुलने मिलने वाले। इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड किसी लिक्विड में ना घुले, सॉलिड घुल जाए तो सॉल्युबल। समझ में आएगा? इन वर्ड्स का यूज करना है। चलिए तो हम देखते हैं चाय बनाने की प्रक्रिया। टेक सम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी ले लेंगे इन ए कंटेनर। तो देखो हमने सॉल्वेंट यूज कर लिया, कंटेनर में पानी ले लेना है। कीप इट फॉर बॉइलिंग, उबलने के लिए उसको रख दिया जाए। एड टी लीव्स टू इट, उसमें क्या डालेंगे? टी लीव्स। तो ये हमारा सॉल्यूट है। टी लीव्स क्या है? सॉल्यूट। व्हेन द सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग, और जब सॉल्यूशन उबलने लगेगा ना, तो थोड़ा सा टी लीव्स में से कुछ ब्राउनिश कंपोनेंट टैनिन घुल जाएंगे, पानी में कलर चेंज होने लगेगा, तो अब सॉल्यूशन बन गया हमारा। व्हेन द सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉइलिंग जब उबलने लगे अच्छे से, तब उसमें और सॉल्यूट डालना है। ऐड सॉल्यूट्स लाइक, और क्या सॉल्यूट डालेंगे बाहर से? मिल्क एंड शुगर, दूध डाल देंगे और चीनी डाल देंगे, सॉल्यूट हो गए। तो अब क्या? ऑल्सो एड क्रश्ड कार्डमम, जिंजर और क्लोव टू इट फॉर फ्लेवर। फ्लेवर, स्मेल के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए हम क्या क्या डाल सकते हैं उसमें? इलायची, सारी डाल सकते हैं, इसमें से कोई एक आधा डाल सकते हैं। इलायची डाल देंगे क्रश करके, जिंजर अदरक डाल देंगे, एंड क्लोव हम लौंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, फ्लेवर ऐड करने के लिए। शुगर एंड मिल्क डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, शुगर और मिल्क दोनों घुल जाते हैं। तो शुगर तो सॉल्युबल है, ये मिसिबल है, समझ में आ गया? सॉल्वेंट में मतलब पानी में घुल जाते हैं। वेरस टी लीव्स, कार्डमम, जिंजर, क्लोव आर इनसॉल्युबल, ये सारी घुलती नहीं है। टी लीव्स का बहुत थोड़ा बहुत कंपोनेंट घुल पाता है, बाकी बच जाती है चाय पत्ती ऐसी कैसी। इलायची पूरी नहीं घुलती, अदरक पूरी नहीं घुलती, और लौंग भी पूरी घुलती नहीं, ये छन के अलग निकलेगा, तो दीज आर इनसॉल्युबल। आफ्टर द सॉल्यूशन इज थॉरली बॉइल्ड, जब पूरा ढंग से उबल गया है मिश्रण, फिल्टर इट, छान लेंगे। छान लेंगे तो छलने के ऊपर वेस्ट बच जाएगा, उसको रेसिड्यू बोलेंगे। लीव द रेसिड्यू, रेसिड्यू को डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो। द फिल्टर्ड टी इज रेडी फॉर सर्विंग, तो नीचे जो छन के आ जाएगा उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और वही फिल्टर्ड टी भी है, और ये क्या है? सर्व करने के लिए रेडी है। तो ये हमारी बन गई साइंटिफिक चाय, समझ में आ गया? तो इन शब्दों का यूज करना है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, सेग्रीगेट मतलब होता है पृथक्करण, अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो कह रहा है अपने आसपास में आप जितनी भी चीजें देखते हो, बहुत सारी होंगी, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। आपके आस पड़ोस में जो भी जितनी भी चीजें देखते हैं, कुछ उसमें से एग्जांपल्स ले लेंगे। प्योर कौन से? और मिश्रण। तो प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं जिनके फॉर्मूले सिंबल होते हैं, और मिश्रण में फॉर्मूला नहीं होता उसका कोई। तो प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, एलिमेंट और कंपाउंड है। वाटर फॉर्मूला होता है H2, कंपाउंड है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कंपाउंड। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कंपाउंड, NaHCO3। गोल्ड Au, एलिमेंट। सिल्वर एलिमेंट, Ag होता है। आयरन एलिमेंट, Fe। विनेगर, ये एसिटिक एसिड होता है, तो CH3COOH। उसके बाद आइस, बर्फ है, वाटर ही है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, लाइम भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये सारे के सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट और कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। मिक्सचर कौन कौन से? पेंट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, मिश्रण, कई प्रकार की चीजों को मिक्सअप करके बनाते हैं। मिल्क, दूध मिश्रण है। सॉफ्ट ड्रिंक मिश्रण है। सॉइल, एयर, पेपर, वुड, कपड़े, कई प्रकार के डाइज वगैरह लगाते हैं, मिश्रण ही है वो। व्हीट, गेहूं। उसके बाद इंक, टी, कॉफी, नल का पानी, टैप वाटर, पेट्रोल, कोल, डीजल, केरोसिन, ब्रास, ये सारे धातु हैं हमारे, क्या एलॉयज हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, जो कई मेटल्स के मिश्रण से बनते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए? मिक्सचर्स हो गए। क्लियर है? तो प्योर और मिक्सचर, तो इसमें हम कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स याद कर लेंगे आप लोग, तो ये अपने आप लिस्ट नहीं दी जाएगी, अपने आप ही कुछ इन्वेंट करके लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है? विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। नीचे कुछ हमको चीजों मिश्रण दिए हैं, और हमको बताना है किस तरीके को हम यूज करेंगे इनको अलग करने के लिए। चलिए, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन इन वाटर, पानी और नमक का मिश्रण है, इवेपोरेशन, गर्म कर लेंगे डिश में डाल करके, पानी सुखा देंगे, और सॉल्ट बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट का मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल है, गर्म करने से भाप नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है, तो सब्लिमेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। वो इन्वर्टेड फनल रखी थी ना हमने, सेम। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार, कार का जो इंजन जब सर्विसिंग कराते हैं ना, तो पुराने इंजन ऑयल निकाल देते हैं, तो उसमें जो घिसे पिटे मेटल के पार्ट्स होते हैं, चूरा चूरा, वो बच जाता है, तो छान के उसको अलग किया जा सकता है। हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट में वो ऑयल लग जाएगा, तो बेटर है छान लिया जाए इसको फिल्टर पेपर से, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, अलग अलग कलर के फूलों का रस हमने लिया है, एक्सट्रैक्ट, पेटल्स अलग अलग कलर के,
उनमें जो पिगमेंट्स है, कलर्ड कंपोनेंट्स, उसको अलग करना। तो हमने पढ़ चुके हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जैसे हमने इंक को अलग किया था ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद और भी है बटर फ्रॉम कर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद ऑयल फ्रॉम वाटर, ये आएगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, सेपरेटिंग फनल यूज करके। आयरन की पिन को अलग करना है सैंड से, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक यूज कर लेंगे। लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी, जो चाय की पत्ती है उसको हमको बनी हुई चाय से अलग करना है उबलने के बाद में, तो फिल्ट्रेशन तरीका यूज कर लेंगे। गेहूं के अनाज जो है, जो दाना है उसको हमको हस्त से अलग करना है, तो विनोइंग यूज कर लेंगे। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर बहुत महीन कण है मिट्टी के मिले हुए क्ले के, तो हम लोडिंग, जिससे कि सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाएगा, फिर डिकेंटेशन कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए आगे चलते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का शायद लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। प्रज्ञा ने क्या है, अलग अलग 4 सब्सटेंसेस सॉल्ट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट की, उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। तो देखो 283 केल्विन पे तापमान बढ़ा दिया 93, 10 डिग्री का फर्क, और तापमान बढ़ा दिया करीब ये कितना हो गया, 20 डिग्री का फर्क हो गया, फिर 333, फिर 353, तो तापमान बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम अगर देखें कि और ये किस चीज के आंकड़े हैं, द रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम सॉल्ट घुल जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इन तापमान पे। तो एग्जांपल समझ लेते हैं। 283 केल्विन है। अच्छा 283 केल्विन होता क्या है, इसमें से 273 माइनस कर देंगे ना, तो सेल्सियस में आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 283 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट अगर हम 21 ग्राम मैक्सिमम घोल सकते हैं 100 ग्राम पानी में, 21 ग्राम से ज्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम तापमान 10 डिग्री बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, 293 केल्विन कर दें, तो पता है पहले 21 ग्राम घुल रहा था 100 ग्राम पानी में, अब 21 के स्थान पे कितना और घुल जाएगा, 32 घुल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ना, 11 ग्राम ज्यादा घुल गया। फिर और तापमान बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी देखो और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा घुलेगा, और बढ़ा दिया तापमान, और देखो कितना हो गया, और बढ़ा दिया, मतलब समझ में आ गया। तो क्या पता चल रहा है, इस डेटा से ही पता लग रहा है जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो सॉल्ट की पानी में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोलना पड़ेगा 100 ग्राम पानी में, उसके आंकड़े दिए। तो प्रज्ञा ने डाटा कलेक्ट कर लिया। 4 सॉल्ट हो ना हमारे, कौन से, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये फॉर्मूला मेकिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगले चैप्टर में सिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन पे गौर करेंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं, क्या पूछा गया है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं सारे, फिर स्लाइड्स पे चलेंगे आंसर्स। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। कह रहा है 313 केल्विन तापमान पर 50 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुल सकता है। 50 ग्राम पानी में, वो 100 ग्राम के आंकड़े हैं, 50 ग्राम पे। वापस बैक चलते हैं स्लाइड पे, तो आपको देखेंगे टेम्परेचर याद रखेंगे 313 केल्विन और 50 ग्राम पानी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट एंड 313 केल्विन। पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट वाला 313 केल्विन, ये चीज जहां हमारा कर्सर है रेड कलर का। ठीक है, तो देखेंगे 100 ग्राम पानी के लिए 62 ग्राम चाहिए सॉल्ट, तो मतलब 100 ग्राम पानी में 62 घुलता है, तो 50 ग्राम पानी में कितना घुलेगा, आधा घुलेगा ना, 31 डिग्री 31 ग्राम। समझ में आ गया। तो पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम पानी में 62 घुलता है इस तापमान पे 313 पे। तो 100 ग्राम पानी में अगर 62 घुलेगा तो 50 ग्राम पानी में आधा ही तो घुलेगा 31 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए वाले का 31 ग्राम। समझ में आ गया। तो जो हमारा पार्ट ए है उसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 31 ग्राम। ये देखो ये फर्स्ट वाला। क्लियर है चीज। अब वापिस चलेंगे हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये क्लियर है। चलो आप सेकंड पढ़ते हैं। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड के, दूसरा सॉल्ट है, इन वाटर एट 353 केल्विन। समझ में आ गया। 353 केल्विन पे उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया पोटेशियम क्लोराइड का। कहां है देखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड हमारा तीसरा वाला सॉल्ट है। 353 मतलब ये, तो 54 ग्राम घुल गया कितने पे, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम पानी में 353 केल्विन तापमान पे मैक्सिमम कितना सॉल्ट घुल गया, पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम घुल गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं घुल पाएगा बॉइलिंग कंडीशन में। ठीक है, अब क्या 54 ग्राम घुल गया, घोल लिया उसने। अब क्या कर रही है देखते हैं। एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर उसको घोलने के बाद में उसको रूम तापमान पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ, गर्म करके फालतू घोल लिया, अब वापस ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जो एक्स्ट्रा घुल गया तो वापस सेपरेट होकर अलग क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये तरीका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। समझ आ गया। तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। सॉल्यूशन जब ठंडा होगा, उबालने के बाद में इसको ठंडा करने के लिए रखा जाएगा, तो जो फालतू सॉल्ट घोल दिया था तापमान बढ़ा करके वो अलग हटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी तापमान घटने से। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी
क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड में होगा इसका जवाब हमारा, ये देखिए सी वाला, एज द सॉल्यूशन कूल्स, जैसे जैसे सॉल्यूशन क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा, शायद बी था, हमने गलती से सी लिख दिया। एज द सॉल्यूशन कूल्स इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू विच, और जिसके कारण KCl सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड क्या सॉल्यूशन में जो हमने जबरदस्ती घोल दिया वो अलग हटेगा, नीचे बैठ जाएगा, सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ सॉल्यूशन, क्रिस्टल के रूप में बैठ जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है ये, क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर है, चलिए अब हम देख लेते हैं सी वाला पार्ट। ठीक है, तो वो गलती से बी और सी इंटरचेंज हो गया, आप कर लेना। ठीक है, चलिए सी पार्ट क्या है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, प्रत्येक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूट का 293 केल्विन पे, और फिर पूछा गया किस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, 293। चलिए मैं चेक कर देता हूं कौन सा कॉलम लेना है, 293 मतलब सेकंड नंबर का कॉलम लेना है अपने को। ठीक है, चलो याद रखेंगे 293 में 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्ट घुला, पहला वाला 32 ग्राम, तो मैं पहले एक का निकाल के दिखा रहा हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट का याद रखेंगे कितना है, 32 ग्राम सॉल्यूट घुलता है 100 ग्राम पानी में, पोटेशियम नाइट्रेट का 293 केल्विन पे 32 ग्राम। चलिए चलते हैं, 32 ग्राम सॉल्यूट का वजन, सॉल्वेंट का कितना है 100 ग्राम, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मिला के दोनों, 132 हो जाएगा ना। तो देखेंगे सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पहला जो सॉल्ट है, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, कॉन्सेंट्रेशन है, मास परसेंटेज बताया था ना मैं, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों ऐड करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और इनटू 100। अच्छा सॉल्यूट कितना था मैंने भी बताया था 32 ग्राम, याद आया, वापस दिखाऊं, ये देखिए 293 केल्विन पे 32 ग्राम दिख गया, ये तो 32 लिया हमने, और सॉल्वेंट 100 ग्राम है, याद रखेंगे 32 आ गया। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट के ऊपर ही था, तो ये आ जाएगा 30 और इंटू 100, तो 32 फिर अपॉन में 132 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 24.24%, तो ये मास परसेंट में तो 24.24% है सॉल्युबिलिटी इसकी, समझ में आ गया, 100 में से इतना सॉल्यूट है। चलिए आगे चलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, तो इसी प्रकार से अगर फिगर में देख लेंगे टेबल में, NaCl जो होगा 293 केल्विन पे 36 ग्राम घुल रहा है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड देखिए 36 ग्राम घुल रहा है, फिर अगला 35 है, फिर 37 है, याद रख लेंगे इसको। ठीक है, तो 36 ग्राम का क्या कर लेंगे बताएंगे, ऊपर देखेंगे सेम फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट NaCl का 36 ग्राम, नीचे सॉल्वेंट 100, ये 36, ये 136 आ जाएगा, 36 बाय 136 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, इट विल बी 26.47%। इसी प्रकार से हम आगे के दोनों निकालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का 35 था और अमोनियम क्लोराइड का 37 था, तो 35 अपॉन 135, 100 प्लस 35 कर लिया और इंटू 100 कर दिया, तो ये 25.93% आ जाएगा, और ये आ जाएगा 27.01%। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमने सॉल्युबिलिटी निकाली। अब देखते हैं पिछले वाले में, ये सॉल्युबिलिटी 24 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, 25 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग, मतलब सबसे ज्यादा किसकी बताइए, अमोनियम क्लोराइड की, तो ये सबसे ज्यादा पानी में घुलता है, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, पूछा गया ये क्वेश्चन हमसे, देखेंगे किस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, देखो लिखा है ना ये, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, तो 293 केल्विन पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, अमोनियम क्लोराइड की। कौन सा अमोनियम क्लोराइड, ये वाला देखो, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, समझ में आ गया परसेंटेज के टर्म्स में। क्लियर है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे तापमान बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव हम देख चुके हैं, जैसे जैसे देखो तापमान बढ़ते जा रहा है ना यहाँ पे, तो देखो ज्यादा ज्यादा सॉल्ट घुलते जा रहा है, इधर से रीडिंग उधर बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ रही है हर एक की। NaCl में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 36 36 37, लेकिन बढ़ा मामूली, बाकी में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन जनरल द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ solution salt, solubility of a salt in water increases with increase in temperature and vice versa, तापमान बढ़ने के साथ पानी में सॉल्ट की solubility बढ़ जाएगी और घटने से घट जाएगी। क्लियर है, तो ये आई थिंक हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक और है लास्ट, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, आप सबने अपने को खेलते वक्त कभी ना कभी चोट लगाई होगी, पक्का कट लगा हो, इंजुरी घाव लगा हो, तो कभी अस्पताल में जाते हैं ना, तो फर्स्ट एड के लिए क्या करते हैं, उस चोट को वो साफ करते हैं, एक बिल्कुल ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे ही उसको हम लगाते हैं तो बहुत जलन होती है, तो ये जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है ये क्या है, एल्कोहल, इथेनॉल जो होती है, एल्कोहल, इथिल एल्कोहल, उसके अंदर आयोडीन मिक्स कर देते हैं, ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है, जर्म्स वगैरह को मार डालता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है, और इस प्रकार की चीज जो इन्फेक्शन को रोकती है एंटीसेप्टिक आ जाता है, समझ में आ गया। सो
व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? इथेनॉल, अल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण को, सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन पानी में नहीं घुलता, उसको इथेनॉल, अल्कोहल में घुलते हैं। समझ में आ गया? इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल। आयोडीन और अल्कोहल का ये सॉल्यूशन है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर कट्स, वाउंड्स और इंजरीज। समझ में आ गया? तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन का कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज के मिलने से ये बनता है। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम्स कोशिश करें अधिकतर बना लें, कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको छोड़ दें, अदरवाइज सारे डायग्राम ढंग से नोटबुक में बना लेंगे, नोट्स ढंग से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, पूरे चैप्टर को ढंग से, पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है? और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, एक बार फिर सब्सक्राइब कर लेंगे रेगुलरली, ताकि आपको वीडियोज मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।